हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर सोशल साइंस टीचर। आज हम करेंगे क्लास 9th की हिस्ट्री का पार्ट वन में 3 चैप्टर्स हैं। उसका सेकंड चैप्टर का ये वाला पार्ट, समाजवाद के लिए समर्थन। ठीक है, तो 1870 यानी 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय समन्वय मतलब एक लेवल, ठीक है ना, लेवल एक लेवल प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए। कोष मतलब बैंक, ठीक है ना, यानी पैसे जमा के, पैसे इकट्ठा करने स्टार्ट किए। और काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए, मताधिकार मतलब यानी वोट देने का अधिकार, ठीक है, वोट देने का अधिकार, ठीक है ना, तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 में यानी 1905 में 1905 तक यानी 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक यानी 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में, संसदीय मतलब पार्लियामेंट, ठीक है ना, और राजनीति मतलब पॉलिटिक्स। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, यानी वो हर बार जीतते थे। उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। मगर मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। क्यों? क्योंकि इन्हें तो हम मान सकते हैं कि ये रूढ़िवादी थे, मगर इन दोनों का दबदबा इसलिए बना रहा था दोस्तों, क्योंकि इन दोनों की सोच, इन दोनों समाजवादियों की सोच जो थी वो अलग थी। इनकी सोच ये थी कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए, समाज में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है उसी तरह से समाज में परिवर्तन लाना चाहिए, परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, ठीक है। नए नए उद्योग स्थापित हुए उसी वजह से, है ना, और कई नए नए इसी कारण कई नए नए हम आंदोलन कह सकते हैं, कई नए नए आंदोलन स्टार्ट हुए, उद्योगपति स्थापित हुए, है ना, उद्योगपति बने, कई उद्योग हुए। लेकिन समस्या केवल एक ही थी कि काम के घंटे बहुत ज़्यादा थे और काम के घंटे जो उनके बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उन घंटों के हिसाब से उनकी आय जो थी यानी इनकम जो थी वो बहुत ही कम थी। ये बहुत ही गलत बात थी, ठीक है। इसलिए ये दोनों इन दोनों की सोच एकदम सही थी, इसलिए ये अपनी सोच पर अड़े रहे। और कहीं न कहीं रूढ़िवादी भी सही थे। रूढ़िवादियों का ये मानना था कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन परिवर्तन लाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पुरानी संस्कृति को पूरी तरह से हम भूल जाएँ, ठीक है। इसलिए रूढ़िवादियों का ये मानना था कि परिवर्तन तो आना चाहिए, लेकिन धीरे-धीरे परिवर्तन आना चाहिए और जो पुरानी संस्कृति है उसके अवशेष को, उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये तीनों अपनी सोच पर अड़े हुए थे। हाँ, यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक यानी रूस में यह समीकरण उलट गया। मतलब उस टाइम यूरोप की जितने भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी उन सब में रूस जो था वो सबसे पिछड़ा हुआ था, यानी सबसे पीछे था। और रूस में ये समीकरण जो है वो उलट गया, ठीक है। 1917 की, दोस्तों ये समीकरण का मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है, उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में यानी फरवरी 1917 में राजशाही के पतन
और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है 1917 से यहाँ तक। ठीक है, 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए, यानी 1917 में अक्टूबर में जो क्रांति हुई थी उसमें रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, फरवरी 1917 में राजशाही का पतन हो गया। पतन के बाद इन्हीं घटनाओं की वजह से अक्टूबर में ये सारी घटनाएं जो हुई थी उसी की वजह से इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ऐसा कैसे हुआ, इसका कारण क्या था, क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नजर डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रूसी साम्राज्य 1914 में। ठीक है। हम्म, 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस दो का शासन था। मास्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र, भूक्षेत्र मतलब जो जमीनी इलाका होता है, ठीक है ना, भूक्षेत्र को जमीनी इलाका बोलते हैं। उसके अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लुधियानिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि रूस कितना बड़ा था पहले। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य था जो कि प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। ठीक है। और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और ये क्या है, हाँ, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों के कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। अब अर्थव्यवस्था और समाज कैसी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। मतलब जब 20th सेंचुरी थी तो उस टाइम रूस की अप्रोक्स हम, इसमें कहा गया है कि बहुत बड़ा हिस्सा, तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्स 70% 80% रूस की जो जनता थी वो खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, खेती बाड़ी करते थे वो लोग। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। हाँ, मैंने कहा था ना, अप्रोक्स देखिए, उस समय रूस की 85 यानी 85% पॉपुलेशन रूस की 20th सेंचुरी में खेती पर ही निर्भर थी, यानी पूरी तरह से खेती पर डिपेंडेंट थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। मतलब यूरोप में जितनी भी कंट्रीज थी, उन 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 उनमें से किसी भी कंट्रीज में इतने लोग खेती पे डिपेंडेंट नहीं थे जितने कि रूस में थे, क्योंकि रूस में 85% लोग खेती पर ही डिपेंडेंट थे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर, यानी एग्जाम्पल के तौर पर, फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, है ना। आप देख सकते हैं फ्रांस और जर्मनी में जो लोग खेती पर डिपेंडेंट थे उनमें से 40 से 50% ज़्यादा लोग खेती पे डिपेंडेंट नहीं थे, सिर्फ 40 से 50% ही लोग थे, या इससे कम भी हो सकते हैं। रू, रूसी साम्राज्य से रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। ये पॉइंट नोट करने लायक है। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। हाँ, ये तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि रूस में 85% पॉपुलेशन जो थी वो खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट थी। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन का खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड होने का एक फ़ायदा ये था कि इसकी वजह से रूस जो था वो सबसे ज़्यादा अनाज निर्यात करता था, यानी सबसे ज़्यादा अनाज एक्सपोर्ट करता था अलग अलग कंट्रीज़ में। ठीक है, वहाँ पे उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। सेंट पीटर्सबर्ग और हाँ, मास्को, ये दोनों वहाँ पे बहुत ही मेन बिजनेस एरिया थे। ठीक है ना। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे।
लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ-साथ बड़े बड़े-बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 यानी 1980 के दशक में चालू हुए थे। जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था, उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। अच्छा, हम्म, तो हम समझ सकते हैं कि 1890 में जब रूस का रेलवे नेटवर्क डेवलप हो रहा था, उसी टाइम रूस में जो रूस कंट्री में अलग अलग कंट्रीज के जो बिजनेस थे, उन्होंने भी रूस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तेजी से। इन कारकों के चलते यानी इन्हीं रीजंस के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। ये जो 1890 के टाइम में जब रेलवे डेवलपमेंट हो रहा था, उसी टाइम अलग अलग कंट्रीज ने रूस में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, और इसी इन्वेस्टमेंट की वजह से, इन्हीं रीजंस की वजह से, इतने इतने हाई बिजनेस इन्वेस्टमेंट की वजह से रूस में जो कोल प्रोडक्शन होता था यानी कोयले का उत्पादन जो होता था, उसमें दुगनी उसमें उसकी रफ्तार जो है वो दुगनी हुई, यानी स्पीड दोगुना हो गई उसकी। और जो रूस स्टील उत्पादन करता था यानी स्टील बनाता था, उसमें 4 गुना उसकी स्पीड हो गई। ठीक है, इसी वजह से 1900 सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ठीक है। ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों के निजी निजी संपत्ति थे, और मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खींच खींच जाती थी। 15 घंटे तक दोस्तों काम करना बहुत ही मुश्किल है। 15 घंटे मायने रखते हैं। 15 घंटे ऑलमोस्ट मतलब आप आधे दिन से ज़्यादा। ठीक है। हम्म खिंच खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे ही पालियों में काम करते थे। दूसरों के सॉरी सॉरी गलती हो गई। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बंटे बंटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। स्थायी मतलब प्रॉपर रूप से, प्रॉपर तरह से शहरों में ही कुछ मजदूर बस चुके थे पूरी तरह से। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत तो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, यानी 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। ये सबसे मेन रीजन था। ये बहुत गलत बात मानी जाती थी। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत ही कम थे। हाँ, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ता हूँ, मैंने ये वीडियो अपलोड कर मैं अब ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो आप इस वीडियो को ऑन करना, और जो आपके पास बुक है उसे उसमें इंग्लिश में पढ़ना, और इसमें आप इसे हिंदी में समझना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी कह लीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ।